हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफ़ मैट्रिक्स सी इक्वल टू 2 4 x 2 फाइंड सी स्क्वायर। ओके, सबसे पहले हमें सी स्क्वायर निकालना है। एंड अंडर व्हाट कंडीशन इज सी टू द पावर -2 डिफाइंड। फाइंड सी रेज टू पावर -2 अंडर दैट कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स करना है। आप बोलोगे मैट्रिक्स का इन्वर्स का है, इन्वर्स का मतलब तो होता है कि इस प्रकार से इन्वर्स का मतलब तो आप लोग बोलोगे कि ए मैट्रिक्स ए कोई है, ठीक। उसका इन्वर्स आपको हो गया, अगर मुझे इन्वर्स करना है तो पावर में -1 लगता है, मतलब कुल मिला के पावर क्या कर देते हैं, इन्वर्स करने के लिए उल्टी हो जाती है। तो ए इन्वर्स होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो हमारा फॉर्मूला होता है हमारा क्या निकालने का, इन्वर्स निकालने का। लेकिन यहाँ पे तो हमें सी रेज टू पावर -2 है ना। तो यहाँ पे तो पावर -2 है, तो इसका क्या सेंस बन रहा है। तो भाई इसका सेंस इस प्रकार से बनता है। सबसे पहले तो इसका मतलब ऐसा है कि मेरे पे सी मैट्रिक्स है, ठीक। और मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूँ, यानी कि मैं सी इंटू सी कर रहा हूँ, मैट्रिक्स सी इंटू सी कर रहा हूँ। अब जो सी स्क्वायर बन गई, ये मेरी एक टर्म बन गई, ठीक है। ये मेरा, ये मान लो कि ये मेरी एक मैट्रिक्स है, सी स्क्वायर भी तो एक मैट्रिक्स मिलेगी मुझे, है ना। तो ये सी स्क्वायर एक मैट्रिक्स है। अब मैं उसका इस मैट्रिक्स का इन्वर्स करना चाहता हूँ, सपोज मैं इस मैट्रिक्स का इन्वर्स करना चाहता हूँ। तो ए का इन्वर्स क्या होता है, ए की पावर -1। ए इन्वर्स यही होता है ना, पावर में -1 हो जाता है। या आप ऐसे में बोलो तो 1/a, यही तो हुआ इसका मतलब। तो इसका ये पूरी की पूरी एक मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स करना चाहो तो 1/c² यानी c की पावर -2। तो यहाँ पे ये चीज़ c की पावर -2 वही कहना चाह रहा है ये। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि सी स्क्वायर का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो पहले तो मुझे सी स्क्वायर फाइंड करना है। तो सी स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं भाई, सी स्क्वायर का मतलब हुआ सी इंटू सी। तो लिखो भाई सी इंटू सी कहाँ पे है, 2 4 x 2, और दूसरी मैट्रिक्स आ गई हमारी 2 4 x 2। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे होता है जी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। चलो, मैं करता हूँ पहली रो का पहले कॉलम में, पहले ऐसे होता है। पहली रो का पहले कॉलम में करो जी। पहली रो का पहले कॉलम में किया तो ये हो गया 2 दूनी 4, इस एक्स का इसके साथ कितना हो गया, अच्छा ये 4x, चलो कोई नहीं। फिर ऐसे ही पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, और यहाँ पे लिख देंगे उसको जो भी आएगा रिजल्ट। 2 इंटू एक्स हो गया 2x, और x इंटू 2 हो गया 2x, ठीक है भाई। x इंटू 2 भी 2x, ठीक है। दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ करो, 4 दूने 8, और इसका इसके साथ, तो 4 दूने 8 हो। दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ, 4 इंटू एक्स हो गया 4x, और 2 इंटू 2 हो गया हमारा 4। तो सी स्क्वायर तो मुझे ये मिला भाई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ तो करूँगा बिल्कुल, टेंशन मत लो आप। 4 + 4x, इसको मैंने लिख दिया जी 2 2 4x हो गया ये। और इधर हो गया 8 और 8 16, इधर हो गया जी, इसको भी 4 + 4x लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक तो नहीं हुई। अब देखो मुझे सी स्क्वायर मिल चुका है ये। अब मुझे निकालना है ए इनवर्स। तो मतलब सी स्क्वायर का इनवर्स निकालना चाह रहा हूँ मैं, सी स्क्वायर वाली टर्म का इनवर्स निकालना चाह रहा हूँ। तो भाई किसी भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट तब करेगा, इस फॉर्मूले में खुद देखो डिटर्मिनेंट है अपॉन में, है ना। मैं इनवर्स निकाल रहा हूँ जब भी, अगर ये डिटर्मिनेंट ही जीरो हो जाए तो किसी के भी बटे में जीरो होना मतलब अनडिफाइंड हो जाएगी वो पूरी की पूरी टर्म। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहा हूँ वो जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ सी स्क्वायर इज, इफ दिस कंडीशन फॉलो, डिटर्मिनेंट ऑफ सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ पे ये जीरो ही आ जाए तो फिर तो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इन्वर्स करके देखो भाई, इन्वर्स करो इसका, डिटर्मिनेंट करो यार, सॉरी, इन्वर्स इन्वर्स बोल। 4x 16, 4 + 4x
डिटरमिनेंट करना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। इसका इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इसका मल्टीप्लाई करो भाई, तो 4 + 4x इंटू 4 + 4x होगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा इसका सीधे सीधे। और इनका किया जी, इनका किया आप लोगों ने, तो आ गया होगा, माइनस करते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई, 16 × 64x। तो वैसे तो सीधे सीधे यहीं से पता चल रहा है कि जीरो नहीं होने वाला है कि नहीं। तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि क्योंकि खैर इतना लंबा चौड़ा तो होना नहीं है इसने। चलो कोई नहीं, कर ही देते एक स्टेप और, इसको खोल देते हैं। a + b का होल स्क्वायर लगाओ यहाँ पे, तो ए स्क्वायर हो गया 4 × 16, प्लस बी स्क्वायर हो गया 4 × 16 x² और +2ab कितना हो जाएगा, 2 × 8 8 × 32 x माइनस के 64x। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। ये हो गया हमारा 16x² माइनस के 32x प्लस के 16। ठीक है। हम्म अच्छा ही लग रहा है ये वैसे तो, वैसे चलो छोड़ो, इतना ही है ये, ठीक है, ये जीरो के बराबर तो नहीं आने वाला है, सीधी सी बात है। ठीक, अब देखो, हो गया, डिटरमिनेंट मिल गया, अब लगाओ, लगाओ, तो अब देर किस बात की है। चलो एड जॉइंट भी निकालना पड़ेगा ना मैट्रिक्स का, दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल दिख रही होगी, मैट्रिक्स यही है हमारे पास, यही तो है C² मैट्रिक्स, ये निकली है जो यहाँ पे C² मैट्रिक्स यही तो थी। तो इसका एड जॉइंट निकालना जी, एड जॉइन निकालना है। तो एड जॉइन निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ती। कोफैक्टर मैट्रिक्स में जैसे ए इस प्रकार से होती, कोफैक्टर में A11 जैसे 2 × 2 की है, A12 A21 और A22। अभी एड जॉइंट की बात नहीं हो रही, अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स। और ये कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलती है जी, कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी कि आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है C², यही तो निकला था C², इसी मैट्रिक्स का मैं इन्वर्स करना चाह रहा हूँ, तो इसी का कोफैक्टर करना पड़ेगा। ठीक, तो कोफैक्टर निकालने के लिए पहला जो एलिमेंट है, जैसे A11 कैसे निकलेगा, A11 कैसे निकलेगा कि जो ये वाला टर्म है A11, मतलब जो ये वाली है पहला रो और पहला कॉलम में जो एलिमेंट है, उसके रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, जो बाकी टर्म बच रही है उसका डिटर्मिनेंट कर देते हैं। जो बाकी टर्म बच रही है, यहाँ पे तो 2 × 2 की है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, सीधे सीधे एक ही टर्म बच रही। लेकिन अगर यहाँ पे 3 × 3 4 × 4 इस प्रकार से रहती, तो फिर हमें बहुत लंबा चौड़ा डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता, तो ये थोड़ा लेंथी तो पड़ता है। लेकिन 2 × 2 में सही है, हमने ये वाला टर्म छोड़ा, ये वाला टर्म छोड़ा, तो हमारे पास क्या बचा, A11, हमारे पास A11 बचा 4 + 4x। ठीक, ऐसे A12 अब देखो पोजीशन, जब हम जब हम क्या करते थे, इसको समझ लो कि हाँ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने जैसा ही है ये, इसको छोड़ा इसको छोड़ा। अब देखो यहाँ पे A12 का साइन क्या होता था, आपको याद होगा कि साइन कैसे देखते थे, वैसे ये साइन ऐसे निकलता था इसमें, वैसे एक टर्म इस प्रकार से रहती है, -1 की पावर, जो ये रैंक ऑर्डर होता है इसको जोड़ देते हैं हम 1 + 1, तो ये -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाता, -1 की पावर 2 क्या हो जाता, और प्लस का 1 हो जाता, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं था। तो ऐसे यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2 होगा। ठीक, ठीक, और बाकी ये वाले रो और ये वाला कॉलम छोड़ा जिसमें ये लाई कर रहा है, और जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 16 इस प्रकार से रहा होगा ये, यहाँ पे भी ये डिटर्मिनेंट ऑफ इस प्रकार से रहा होगा। फिर ये सॉल्व करके आया था मेरे पे ऐसे 4 + 4x, जिनकी समझ में नहीं आ रहा थोड़ा डिटेल में उनके लिए। तो सेम मैनर मैं यहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे साइन देख लो, -1 की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा। तो वो साइन क्या देगा, वो साइन माइनस का देगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ 16 तो 16 ही रहने वाला है। ठीक, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे सेम मैनर में A13 करूँगा, A13, अरे अब आपको दिख नहीं रहा होगा ना, ये भी तो समस्या है यहाँ पे। A13 के लिए A13 कहाँ यार, A21, A21 के लिए ये वाला छोड़ा, देख लो भाई, ये वाला छोड़ा हमने, ये वाला रो छोड़ा, ये वाला रो छोड़ी, ये वाला कॉलम छोड़ा, तो जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे भी सेम मैनर में साइन माइनस का आएगा, कैसा आएगा, यहाँ पे ये लंबा चौड़ा करके देख लेना, मैं सीधे लिख देता हूँ, ये छोड़ा माइनस के 4x। ऐसे ही A22 किया यानी ये वाला टर्म, तो इसके रिस्पेक्ट में ये छोड़ा, और बचा ये वाला, यहाँ पे इसका साइन होता प्लस, तो साइन सुइन की कोई झंझट नहीं है, 4 +
4x। तो इस प्रकार से ये आई मेरी को फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है भाई। अभी भी नहीं हुआ, ठीक है, अभी तो को फैक्टर मैट्रिक्स बनी। को फैक्टर मैट्रिक्स क्या बनी, रखो इनकी वैल्यू। A11 क्या आया था हमारे पास, A11 आया था जी, ये वाला यहाँ पे 4 + 4x। A12 क्या आया था, A12 आया था -के 16। A21 आया था -के 4x। और A22 आया था मेरा 4 + 4x। तो ये आया मुझे, मेरी अभी बनी क्या, को फैक्टर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो, अब होता है जब को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल दोगे आप, तो एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक। वैसे ये वाली टर्म इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो ये आपको समझाने की है क्या है, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना, आपको तो सीधे डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख सकते थे को फैक्टर मैट्रिक्स, सीधे एडजॉइंट ऑफ ए ही लिख सकते थे आप डायरेक्ट। लेकिन चलो, आपको मतलब पूरा डिटेल में पता चले कि हुआ क्या है, इसलिए मैंने ये कर दिया यहाँ पे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है कि जो ये को फैक्टर मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स करना है। सॉरी, इन्वर्स नहीं बोलते उसे, उसे बोलते हैं ट्रांसपोज करना है। यहाँ पे एक डैश लगा देते हैं दिखाने के लिए, ये इस प्रकार से इसका ट्रांसपोज करूंगा तो जो ये को फैक्टर मैट्रिक्स आई, तो तब जाके मुझे एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा तो ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, जो रो होते हैं उन्हें कॉलम बना दो, और जो कॉलम है वो रो खुद ही बन जाएंगे। तो या तो कॉलम को रो बनाओ, या तो रो को कॉलम बनाओ, जो भी आप करना चाहो। तो मैंने ये रो को क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। ये फर्स्ट रो थी, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। तो कॉलम बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा, कॉलम तो खड़े में होता ना ऐसे, तो ये ऐसे हो गया। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाया तो ये ऐसे हो गया। आई होप आपकी समझ में यहाँ तक तो क्लियर आया होगा। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, ठीक है। अब हमने कहा था किसी भी मैट्रिक्स ए इनवर्स, ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं था, एडजॉइंट ऑफ सी स्क्वायर था ये। सी स्क्वायर का करने पे लगे हैं ना हम, ठीक। तो अब देखो सी की पावर -2 यानी कि सी स्क्वायर का इन्वर्स कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/सी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा एडजॉइंट ऑफ सी स्क्वायर, ये आएगा जी, ठीक। सारे की सारी वैल्यू पता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ सी स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ सी स्क्वायर ये किया था जी आपने यहाँ पे, ये देखो, ये आया था, क्या आया था जी, 16x² -32x + 16। तो लिख दिया मैंने वो, 16x² -32x + 16, ठीक। ये लिख दिया डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट ऑफ ये तो यहाँ पे आ रखा है, एडजॉइंट ऑफ सी स्क्वायर ना, ये आ रखा है। तो ये है जी 4 + 4x -के 4x - के 16, 4 + 4x। आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक। तो ये है जी। अब एक ही टर्म बच रही है कि ये जो टर्म है इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते, किसी टर्म का पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, सबके साथ एक एक करके सारे एलिमेंट के साथ करते जाओ, ठीक। तो बाकी तो ये आप आसानी से आगे कर ही लोगे। वैसे मेरे हिसाब से इसमें इतना लंबा लफड़ा किया नहीं होगा, यहीं पे आंसर होगा आपका, इतना ही, ठीक। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी। वैसे देखो, ये यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, ये मतलब 2 × 2 में तो बहुत ही आसान होता है, आप एड जॉइंट और को फैक्टर मैट्रिक्स सीधे लिख सकते थे एक ही लाइन में। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, तब थोड़ा टाइम भी लगा, नहीं तो आप मतलब 2 मिनट, 1 ही मिनट का काम था, समझ लो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कभी इसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।